तुमने को खाना दे दिया। ठीक है ठीक है, वो बाद में ले लेंगे, चिंता करो। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज के इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो चर्चा के बारे में मैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगा। और आज की जो चर्चा होगी उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के साथ साथ आज संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे मैं बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें कि पहला वीडियो समता का अधिकार के बारे में, राइट टू इक्वलिटी, और सेकंड जो मैंने वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो बनाया है वो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को कवर किया है, क्योंकि अनुच्छेद 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बहुत बड़ा है और इसके बहुत बड़े दायरे हैं, तो इसको मैंने अलग से बनाया था। तो 2 हमारे वीडियो हैं और उन दोनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हालांकि देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आइए आज की चर्चा के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसमें अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है तो पहली बात तो यह है कि जब तक उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा, उसे केवल आरोपित व्यक्ति कहा जाएगा। दूसरे, किसी भी आरोपित व्यक्ति को अपने ही खिलाफ विटनेस यानी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, एक ही अपराध के लिए जो भी प्रोविज़न है उसके लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी एक ही अपराध के लिए जितनी प्रिस्क्राइब है उतना ही दिया जाएगा। तो ये इसमें दोष सिद्ध के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि वो व्यक्ति अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, ये उसका अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ लिया जाता है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं आपके प्राण ले लूँगा, प्राण दे दीजिए और आप अपराध से मुक्त हो गए, या प्राण चढ़िए छोड़ देते हैं, आप शरीर का एक अंग हमें दे दीजिएगा। तो ये वो उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो हर दशा में अपने प्राणों की और दैहिक शरीर की स्वतंत्रता करे और उसका संरक्षण हो, और इसका बाकायदे संरक्षण की बात की गई है। तीसरे अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसका जो निरोध किया गया है, यानी गिरफ्तारी को रोकने का संरक्षण है। यदि किसी व्यक्ति को यह आभास हो जाए, किसी बड़े व्यक्ति को, छोटे व्यक्ति को, कि हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार क्यों कर लेगी, अभी अपराध तो हुआ नहीं है, अपराध के पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। और ये पहले मोस्टली ये चुनाव के समय में ज़्यादा होता है, लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, अपराध हुआ नहीं, बोले अगर वो मैदान में रहेंगे तो उनकी वजह से बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी और कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर के ख़राब होने की आशंका के मद्देनज़र कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या कोई संस्था गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक संरक्षण है कि गिरफ्तारी से वो न्यायालय जा कर के गिरफ्तारी पर रोक लगवा सकते हैं। तो ये उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है जो आम नागरिकों को दिया गया है। दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी व्यवस्था की गई है, और अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, इसमें ये जो मनुष्य हैं उनको बेगार के रूप में नहीं लिया जाएगा कि बेगार उनसे करवाइए, अत्यधिक श्रम करवाइए,
कार्य के जितने घंटे उससे ज़्यादा श्रम कराइए, और दूसरी बात उनसे ज़बरदस्ती श्रम कराएं। उनकी करने की इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा के खिलाफ वो बीमार हैं तो काम कराया जाए। तो और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आज़ादी की पहले होती थी, अंग्रेज़ काफ़ी प्रैक्टिस करते थे। अंग्रेज़ ऐसा करते थे, अंग्रेज़ और बाकी सामंतवादी व्यवस्था आ गई तो वहाँ भी देखने को मिला। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये जो भारतीय संविधान के निर्माता थे या जो ड्राफ्ट कमेटी में लोग थे, उनको लगा कि अंग्रेज़ों के पहले और अंग्रेज़ों के समय में ये जो शोषण हो रहे हैं, तो ऐसा अनुमान है कि आज़ादी के बाद भी शोषण होते रहेंगे, तो क्यों ना एक फंडामेंटल राइट दे दिए जाए। तो यही सोच करके फंडामेंटल राइट दे दिए गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतवर्ष के जो लोग हैं तो उनको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है जो उसका अंतराकरण करे, और ये भी स्वतंत्रता है कोई व्यक्ति धर्म ना माने। धर्म को मानने और न मानने का दोनों का अधिकार है। कोई ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि आप उस धर्म में नहीं तो हमारे में आ जाइए, नहीं मानना पड़ेगा। आप कहीं नहीं माने तो कसम कोई एक धर्म तो मानिए। ये कोई किसी को फोर्स नहीं करेगा, धर्म माने या ना माने दोनों की आ जाती है। और इसके लिए ये इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में इसमें प्रोविज़न किया गया है। और इसका अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने और प्रचार करने की इसमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अब धार्मिक कार्य क्या है? धार्मिक स्थल बनवाना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो भी हैं, बौद्ध मठ, ये भी जितने भी धार्मिक स्थल इनको बनवाने, और बनवाने के बाद इनके पूजा पाठ का प्रबंध करना, या इनमें जो भी कार्रवाई होती, लोग जैसे आते जाते हैं, दर्शनार्थी जो आते हैं उनके आने जाने का प्रबंध करना, सब चीज़ चलता रहे। तो ये सब सारा वो उसको दिया गया है। अब अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, यानी कोई धर्म है, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, उसकी बढ़ोतरी के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यानी ये स्वतंत्रता है कि उसमें जो भी धार्मिक प्रमोशन के लिए पैसा चंदे के रूप में इकट्ठा किया गया, पैसा कहीं से आया है, तो उसको उसमें कर नहीं लगेगा, उसमें सरकार को कर नहीं देना है। ये स्वतंत्रता है। दूसरी बात ये भी है कि धर्म के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है कि वो पैसा धर्म में दान करे, करना ही करना है, उसकी मर्जी, वो दान करे, मर्जी हो ना करे। कोई भी धार्मिक संस्था किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती कि आप हमें धार्मिक दान दें या धर्म के लिए अपनी प्रॉपर्टी दें। तो ये काफ़ी इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें बहुत बड़ी इसकी व्याख्या है धर्म की, क्योंकि धर्म के नाम पर झगड़े भी काफ़ी होते हैं, तमाम झगड़े क्रिएट कर दिए जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ धर्म की झगड़ा करने का कोई स्कोप नहीं, वहाँ भी झगड़े बना दिए जाते हैं। तो ये है। और दूसरी अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब इसमें ये स्वतंत्रता है कि आप चाहे उसमें उपस्थित हों, जो शिक्षण संस्था है, धार्मिक कार्यों में या न हो, शिक्षण संस्था आपको बाध्य नहीं करेगी कि आप उसमें उपस्थित हों या उपस्थित न हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और इसके साथ साथ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब इसमें अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण है, तो इसमें ये भी प्रोविज़न किए गए हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे पूरे देश का हो या एक छोटी सी जगह का हो, अगर उनकी अपनी कोई भाषा है, कोई उनकी लिपि है, कोई उनकी संस्कृति है, तो वो प्रिजर्व होगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, वो प्रिजर्व होगा। तो वो प्रिजर्व होगा, तो उसके प्रिजर्व में ये प्रावधान दिया गया है कि वो अपना संरक्षण कर सकता है, संरक्षण से उसको कोई हटा नहीं सकता है। दूसरी है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी लोग हैं,
चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो। ये यह भारतवर्ष में और भी जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में लोग आते हैं, जो अल्पसंख्यक की माइनॉरिटी की डिफिनीशन है, उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको ये अधिकार होगा कि उस शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करें और उनमें एडमिनिस्ट्रेशन करें। ये उसमें पूरा उनका अधिकार होगा। अब इस अधिकार के अंतर्गत वो अपना कर सकते हैं और इसमें कोई बाधा या उसको मना नहीं करेगा। अगर वो मना करता है, कोई परेशान करता है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति या कोई दमंग व्यक्ति या कोई अथॉरिटी, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें दिया गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्टेट क्या करेगा कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसके स्टेट ये कोई भेद नहीं करेगा कि अगर माइनॉरिटी की संस्था है, माइनॉरिटी इसका मैनेजमेंट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो इसमें हम जो है पैसा कम दें, फंड कम दें या इसको हम सपोर्ट कम दें, ऐसा नहीं। स्टेट उसमें क्या करेगा, स्टेट भी उसको बराबर उसको सपोर्ट करेगा। तीसरा, संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44वें संशोधन के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 नहीं है। ये राइट टू प्रॉपर्टी का था कि जितनी भी प्रॉपर्टी हो गया उसका अधिकार था, हमारी प्रॉपर्टी कहीं नहीं ले सकता है। लेकिन बाद में सरकार को कुछ पब्लिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जन में दिक्कत हुई, तो और इसके लिए केस भी चले, बड़ी समस्या भी खड़ी हुई और ये राष्ट्रव्यापी समस्या बनने वाली थी। इसलिए 44वें जो संविधान का संशोधन है उसके द्वारा इसको हटा दिया गया और अब ये केवल एक कानूनी अधिकार माना गया। जितनी आपकी प्रॉपर्टी कानूनी अधिकार है, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, यानी स्टेट आपकी प्रॉपर्टी ले रही तो आपको उसका मुआवजा देगी। और स्टेट क्यों ले रही है, ये पब्लिक कार्यों के लिए ले रही है। पब्लिक कोई संस्था बनेगी, रोड होगा, एयरपोर्ट बनेगा या कोई ट्रांसपोर्ट होगा या कोई बड़ी संस्था बनेगी, इसलिए सरकार जब किसी की ज़मीन को एक्वायर करेगी तो उसका बाकायदे मुआवजा देगी। और ये कानूनी अधिकार को अब 31 अनुच्छेद से हटा करके और 300 का अनुच्छेद में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप लोग इसको अनुच्छेद 300 का भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अब ये भारतीय संविधान में जो भी आपको ये फंडामेंटल राइट दिए गए, तो फंडामेंटल राइट कोई मीनिंग है कि ये नहीं है, किताब में लिख दिए गए, किताब में लिखे हैं। जब तक इनकी कोई गारंटी ना हो, यानी कोई रेमेडी ना हो, तो इसके लिए रेमेडी भी दी गई और आर्टिकल 32 बनाया गया। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम से ही बनाया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और इसमें बताया गया आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाई दिस पार्ट। इसका क्लास 1 कहता है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाई अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाई दिस पार्ट इज़ गारंटीड। यानी जितने भी ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं इस भाग में, वो आर्टिकल 32 के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है कि उनका संरक्षण आपको मिलेगा। और कहाँ, राइट टू मूव, ये व्यक्ति का राइट होगा कि सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाए, बशर्ते कि अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के द्वारा, उचित समुचित कार्रवाइयों के द्वारा वो वहाँ जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है, निवेदन कर सकता है कि सर यहाँ हमारा मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है और हमें आप प्रोटेक्शन दीजिए। इसी का अनुच्छेद 2 है, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर्स रिट इंक्लूडिंग रिट in the nature of habeas corpus, mandamus prohibition, quo warranto, certiorari
व्हेन एवर मे बी अप्रोप्रिएट, दोबारा सुन लीजिए, व्हिच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लॉ ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस भाग में, कौन से भाग में? भाग 3 में भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर देगा, हाई कोर्ट को ऑर्डर देगा कि आप ऐसा करिएगा और इनको पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाइएगा। और इसके लिए वो 5 प्रकार की रिट दे सकता है। पहली बात तो कोई ऑर्डर दे सकता, डायरेक्शन दे सकता है। इसके अलावा 5 प्रकार की जो रिट हैं वो रिट दे देगा: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण रिट, और ये 5 हैं। तो 5 में जो भी जिसके लिए लागू होगी तो ये पूरा दे दिया जाएगा। अनुच्छेद इसी का आर्टिकल 3 कहता है, विदाउट prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by Clause 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the power exercisable by Supreme Court under Clause 2। इसी Clause 4 कहता है, the right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution। ये इसमें कह रहे हैं कि इसका जो 4था क्लास है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो अधिकारों की गारंटी है और इस पार्ट द्वारा दी गई है, ये किसी भी दशा में सस्पेंड नहीं की जाएगी, हमेशा लागू रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे। फिर इन्होंने बोला एक्सेप्ट माने सिवाय, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है तो उस प्रोविज़न के आधार पर अगर कोई प्रोविज़न है तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि देश में अगर कोई इमरजेंसी लग जाएगी या कोई वार हो जाएगा, देश में इमरजेंसी लग जाए, कोई वार हो जाए, तो उस दशा में ये सस्पेंड माने जाएंगे, कुछ समय के लिए सस्पेंड माने जाएंगे और फिर बहाल कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने ये सुना और ये जाना कि भारतीय संविधान में हमें यानी एक आम नागरिक को क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, इनको मूलभूत अधिकार भी कहते हैं, और क्या उनको संरक्षण है। इनके संरक्षण के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कोई संस्था ने हमें गलत तरीके से पकड़ के बिठा रखा है, छोड़ नहीं रही है, और कोई सरकारी संस्था काम नहीं कर रही है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना अधिकार के काम कर रहा है, कोई ऐसा पदाधिकारी है कि उस योग्य नहीं है और वो नौकरी कर रहा है या किसी अन्य संस्था में बैठा है, तो आप अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने लिए भी और किसी दूसरे के लिए आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं बिंदुओं पे आप हाई कोर्ट पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जाएंगे, भाग 3 के अंदर जाएंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। और बाकी अगर हाई कोर्ट मूव करते हैं तो फिर सामान्य प्रोविज़न के अंतर्गत आप जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो जिन बिंदुओं पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। बस यही बेसिक अंतर है। और आप लोगों ने हमारे साथ या हमारे इस वीडियो को सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।